Hello everyone, welcome back to the lecture series of Statistics Basics to Advanced. This is lecture 8. आज के लेक्चर में देखेंगे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को. सो बेसिकली लेक्चर 7 तक हमने जो भी स्टडी किया है, जो भी देखा है, वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो बेसिकली ये क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है और कब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सभी इस लेक्चर में देखेंगे विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा. सो बेसिकली इट इज़ एन important research tool used by scientists, governments, businesses and organizations. So after collecting data from the sample, we can organize and summarize using descriptive statistics. उसके बाद हम यूज़ करते हैं inferential statistics को अगर ज़रूरत होती है तो. So it is quite hard to identify whether the research relies on descriptive or inferential statistics, as people usually lacks knowledge about these two branches of statistics. तो descriptive statistics basically क्या है? So it summarizes or describes characteristics of a data set which can be either a representation of the entire data set, जिसे हम population भी कहते हैं, और a sample of the population. So there are three main types of descriptive statistics. The distribution concerns the frequency of each value, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल एक रैंडम और रॉ डेटा से कैसे बनाते हैं जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, तो वो ये है. नेक्स्ट है द सेंट्रल टेंडेंसी, कंसर्न्स द एवरेजेस ऑफ द वैल्यूज, जिसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड, कंबाइंड एंड वेटेड मीन, वो सब देखा था. एंड थर्ड है वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन, दैट कंसर्न्स और टेल्स हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर और द डिस्ट्रीब्यूशन आर. तो ये जो तीनों हमने लेक्चर 7 तक पढ़ा है डिटेल में, all these three comes under the category of descriptive statistics. तो इनको कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ. सो लेट्स टेक अ रिसर्च एग्जाम्पल फॉर स्टडी करना है पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट लेजर एक्टिविटीज़ का बाय जेंडर फॉर द पास्ट ईयर. जो 3 एक्टिविटी है वो है गो टू अ लाइब्रेरी, वॉच अ मूवी एट अ थिएटर एंड विजिट अ नेशनल पार्क. तो वो हमें देखना है फॉर द पास्ट ईयर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्वे को एंड पार्टिसिपेंट्स से पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स दे डिड ईच ऑफ द एक्टिविटी. उसके बाद वंस वी हैव आवर डेटा सेट विद द कलेक्शन ऑफ जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, ओके, उसके बाद हमारा डेटा सेट रेडी हुआ. फिर हम लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, जैसे ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एक्टिविटी मींस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एक्टिविटी में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या फिर वो एक्टिविटी लास्ट ईयर की है, तो वो हो जाएगी हमारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेजेस फॉर ईच एक्टिविटी, मींस वी कैन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कि किस एक्टिविटी में क्या बेसिकली एवरेज रहा है. एंड नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर ईच एक्टिविटी, मीन्स वेरिएबिलिटी और स्प्रेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सो जिसमें ऑल पॉसिबल आंसर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम आर मेंशन्ड, जो हमारे केस में जेंडर है, एंड राइट हैंड साइड में जो भी वो सर्वे में लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो हमने नंबर मेंशन किया है. तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है दैट मोर वुमेन देन मैन टुक पार्ट इन द स्टडी. जो हमने सर्वे किया है उसमें वुमेन्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है. In grouped frequency distribution table, so we can group numerical response values and add up the number of responses for each group. So number can also be converted into the percentage. So यहाँ पे library visit को लिया हुआ है, so we can see from the table that 0 to 4 times 6% लोग ने library visit किया है and 5 to 8 times 20% लोगों ने visit किया है and so on. So this table shows that most people visited the library between 5 and 16 times in the past year. So most of the descriptive statistics के आप टाइप्स जब देखेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं होता है, क्योंकि इसे एक बेसिक डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिया जाता है. बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है टू मेक इट मोर सिंपल. In है measure of central tendency. So basically it describes the central position of a distribution. So first analyze the frequency of each data point in the distribution and describe it using mean, median or mode, and which measures the most common patterns of the analyzed data
set. Third है measure of dispersion that helps to summarize how the data is spread out. For example, that mean score of 100 student is 75. So it doesn't mean that all students have scored 75 marks. The score can be spread out. Some will be lower than 75 marks and other can be higher than 75 marks. So measure of spread helps us to summarize how spread out these scores are. तो इसके केस में हम डिस्क्राइब करते हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस से. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था, जो बेसिकली इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी. सो इट टेल्स ऑन एवरेज हाउ फार ईच स्कोर लाइज फ्रॉम मीन. मीन से कितना दूर और पास आपका बाकी डेटा है. सो लार्जर द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द मोर वेरिएबल द डेटा सेट इज. Variance is the average of square deviations from the mean. So variance reflect the degree of spread in the data set. So more spread the data, the larger the variance in the relation to the mean. So descriptive statistics में हम स्टडी करते हैं, जनरली आता है यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट एनालिसिस. तो यूनिवेरिएट मीन्स यूनि मीन्स वन. ओके, सो डेटा हैज ओनली वन वेरिएबल. तो अगर आपके डेटा सेट में सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो बोल सकते हैं हम दैट इज अ यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो इट डजंट डील, वन वेरिएबल होगा तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप या कॉज को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता. ठीक है, वो अपने बारे में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपना डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है. सो इट्स मेजर पर्पस इज टू डिस्क्राइब, अपने आप को उस डेटा सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना. सो इट डेटा को लेना, उसको समराइज करना और उसके बेसिस पे पैटर्न्स को फाइंड आउट करना. सो ये हमारा होता है यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. So for example, जैसे analysis has a variable of age, height और weight. तो इन तीनों में से कोई भी एक हम वेरिएबल के बेसिस पे अपना डेटा सेट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं. सो अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो अगर 2 लिए तो वो हो जाएगा बाईवेरिएट, और मोर देन 2 हुआ या 3 हुआ तो वो हो जाएगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस. So some ways to describe patterns found in univariate data include central tendency, mean, mode and median, and dispersion में range, variance, quartiles, standard deviation जो सब हमने पढ़ा है वो सब आएगा. So data can be described in several ways with univariate analysis, like frequency distribution table बना सकते हैं, bar charts and pie charts भी इसी के अंडर आते हैं, histograms and frequency polygons. तो ये सभी के थ्रू हम अपने univariate डेटा को, एनालिसिस को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So next come to the bivariate descriptive statistics. So it involves the analysis of two variables जो जिसे generally x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. So इनमें हम रिलेशन देखते हैं. So main reason for differentiating univariate and bivariate analysis is that bivariate analysis is not only simple descriptive analysis. वो सिर्फ अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बल्कि ये दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब कर रहा है. And bivariate analysis can be contrasted and compared with univariate analysis. Like bivariate analysis can be descriptive और inferential. ये बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा confusion होता है. इनफैक्ट आप सर्च भी करेंगे तो पाएंगे कि बहुत जगह bivariate को descriptive statistics में नहीं मेंशन किया है, सीधा inferential में ही लिखा है. तो bivariate can be descriptive और inferential. अगर descriptive होगा तो वहाँ पे उसका मीनिंग अलग होगा और इन्फ्रेंशियल होगा तो वहाँ मीनिंग अलग होगा. वो डिपेंड करता है कॉज और रिलेशनशिप पे. सो बेसिकली इट इज एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो डेटा को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाइवेरिएट के केस में स्कैटर प्लॉट से जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. कॉन्टिजेंसी टेबल्स होती हैं जिनके थ्रू हम बाइवेरिएट डेटा को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के केस में डिस्क्राइब करेंगे. अगर वो इन्फ्रेंशियल में आएगा तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को. ओके, जो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So which descriptive statistics can I apply on my data? So basically it helps you get an idea of the middle or spread of data through measure of central tendency and variability. So while measuring the central tendency or variability, level of measurement decides which methods to be used based on the mathematical operations that are appropriate for each level. So the level at which you measure a variable determines how you can analyze your data. So the different levels limit which descriptive statistics you can use to get an overall summary of data, and which
type of inferential statistics you can perform to support or refute your hypothesis. So in many cases, variables can be measured at different levels. So you have to choose the level of measurement you will use before data collection begins. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. So in nominal levels we can categorize the data by labeling them in mutually exclusive groups, but there is no order between the categories. For example, like gender, car brands and city of birth. So mathematical operation यहाँ रहता है equality का, and measure of central tendency में रहता है mode, and variability में कुछ नहीं रहता, तो that is none. In ordinal, we can categorize and rank the data in an order, but you can't say anything about the intervals between the ranking. For example, top 5 Olympic medalist scale does not tell you how far and close they are in number of wins. तो वहाँ पर इंटरवल्स नहीं रहेगा. सो इस केस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इक्वलिटी एंड कंपैरिजन, एंड सेंट्रल टेंडेंसी में रहेगा मोड एंड मीडियन, एंड वेरिएबिलिटी में आ जाएगा रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज. इन इंटरवल वी कैन categorize, rank and infer equal intervals between neighboring data points, but there is no true zero. For example, the difference between any two adjacent temperature is 1 degree, that is same, but 0 degree is defined differently depends on the scale. So वो रहेगा आपका इंटरवल के केस में. तो यहाँ पर मोड मीडियन के साथ आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, एंड ऑपरेशंस में आ जाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आ जाएंगे आपकी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में. In ratio, we can categorize, rank and infer equal intervals between neighboring data points with true zero point. तो वहाँ पे आ जाएगा आपका true zero. So a true zero means an absence of the variable. Like जब आप Kelvin में temperature calculate करते हैं, so there is no negative temperature. Zero means an absolute lack of energy. ठीक है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स भी. तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो वहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन भी, एंड वेरिएबिलिटी में आ जाएगा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ज्योमेट्रिक मीन इज अ मेथड used for averaging values from scales with widely varying ranges for individual subject. जब रेंज बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ हम यूज करते हैं geometric mean. And relative standard deviation is simply the standard deviation that is divided by the mean. So if one use it on temperature measures in Celsius, Fahrenheit and Kelvin, तो वो हमें तीनों different result मिलेंगे. The only meaningful answer is the one based on a scale with a true zero, that is a Kelvin scale, जो मैंने अभी just आपको example दिया. So next come to the inferential statistics. So most of the time we acquire data from samples. So because it is too difficult or expensive to collect data from the whole population. तो whole population से तो हम कई बार नहीं हो पाता, तो हम एक sample ले लेते हैं और उस पर based study करते हैं. So while descriptive statistics can only summarize a sample's characteristics, ठीक है, जो सैंपल हमने लिया है उसके बारे में ही हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव के केस में. जबकि इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, दैट कैन बी यूज योर सैंपल टू मेक रीजनेबल गैसेस और इन्फ्रेंसेस अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन, जो हमने अपनी सैंपल में इंक्लूड नहीं की है, वो उसके बारे में भी बता सकता है. So inferential statistics is used to determine the probability of properties of the population on the basis of the properties of the sample. तो जो sample हमने लिया है, जिसको describe किया है, उसकी properties के base पर हम जो बाकी बचा हुआ population है जो हमने study में नहीं लिया है, उसके बारे में बता सकता है by employing probability theory. So the major inferential statistics are based on the statistical models जैसे ANOVA analysis of variance, Kuiper test, T distribution और regression analysis. So methods of inferential statistics basically estimation of parameters and testing of hypotheses are there. So अगर comparison करें, so descriptive statistics basically concerned with describing the population under study or to summarize sample, जबकि inferential focus करता है drawing conclusions about population on the basis of sample analysis and observation. इस केस में it is in collection, organization and analysis, and inferential के केस में it compares the data, उसको then test hypothesis and make predictions of the future outcomes. So descriptive
डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, जबकि ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, जबकि इन्फ्रेंशियल एक्सप्लेन्स द लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सो फाइनल रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है डिस्क्रिप्टिव के केस में ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स की फॉर्म में होता है, जबकि इन्फ्रेंशियल के केस में आ जाता है आपका डिस्प्ले जो होगा रिजल्ट आपका इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में होगा। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स आर जो मेन है वो टाइप है डिस्क्रिप्टिव के केस में, इन्फ्रेंशियल में हाइपोथेसिस, टेस्ट एंड एनोवा। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन्स द डेटा विच इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, टू समराइज द सैंपल को हम समराइज करते हैं, जबकि इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं इन्फ्रेंशियल के केस में टू रीच द कंक्लूजन्स, टू लर्न अबाउट पॉपुलेशन दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डेटा अवेलेबल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक एक पॉइंट इस टेबल का समझा तो इट मीन्स आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 1 to 8। ठीक है। सो लेक्चर 9 में हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव का पार्ट यहाँ तक ओवर होता है। हम करेंगे बाइवेरिएट एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। थैंक यू।